हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं। जैसा कि आप पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे दिए हुए हैं, जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट है इसका अलग से हमारे चैनल पे, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। अभी तक बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा चुके हैं, इसके आगे भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, जितना पॉसिबल हो। और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होती हो तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ कनेक्ट होके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, हमसे चैट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ भी आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लिथोट्रिप्सी क्या है। व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी? इसके ऑप्शंस हैं आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन स्टोन, ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू रेज, कार्बन डेटिंग ऑफ स्टोन्स, ट्रिमिंग स्टोन्स फॉर हाउसहोल्ड यूज़। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आपका क्या स्कोर होता है इसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें अच्छा लगेगा और ये लगेगा कि हाँ आपने प्रैक्टिस की है और इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लिथोट्रिप्सी बहुत सारे स्टडीज़ के मैंने वीडियो आपको दिए हुए हैं कि किसकी स्टडी को क्या कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। उसका पीडीएफ भी आप बोलेंगे तो हम प्रोवाइड करा देंगे, आप इसको याद कर लीजिएगा कि किसको क्या कहते हैं। लिथोट्रिप्सी एक्चुअली बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन्स थ्रू रेज। ये अल्ट्रासाउंड रेज के थ्रू किडनीज़ के जो स्टोन हो जाते हैं उनको ब्रेक करने की मतलब प्रोसेस को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ? धरती पे सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसके ऑप्शंस है ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, अमीबा एंड यूग्लिना। ब्लू ग्रीन एल्गी कोई एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है और इसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ये याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और फंजाई हो गया अमीबा एंड यूग्लिना, ये प्रोटिस्टा में आता है। यूग्लिना, अमीबा, फंजाई आपका अलग एक किंगडम है। ये इन सारे टॉपिक्स पे एक्चुअली डाइवर्सिटी पे मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, बायो की, जनरल साइंस की, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। साइनोबैक्टीरिया सबसे एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है धरती पे। इसके अलावा भी अगर ऑप्शन में कभी आपका आर्की बैक्टीरिया रहे तो वो भी आपका ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा। एक्चुअली जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सबसे एंशिएंट माने जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी एंड आर्की बैक्टीरिया माना जाता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसके बारे में हमने अपने बायोलॉजी के वीडियो में आपको दी हुई है, आप वहाँ से जाके इसको देख के और अपना पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ? सबसे पहले इवोल्यूशन को किसने एक्सप्लेन किया था? इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन एंड लेमार्क। फर्स्ट, जैसे ही इवोल्यूशन की बात आती है हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है डार्विन की, कि डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरीज दी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला जो स्टडी था, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। लेमार्क ने सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था और उन्होंने ये कहा था, मतलब यूज़ एंड डिसयूज़ के बारे में उन्होंने बताया था। मतलब जिस भी ऑर्गन को हम यूज़ करते हैं वो ऑर्गन हमारा डेवलप होता चला जाता है, और जिस ऑर्गन का यूज नहीं होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से मतलब यूज़ के आधार पे इवोल्यूशन होता है। बाद में इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया गया था क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जिस ऑर्गन को यूज़ करें वही डेवलप हो। आप पैर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपका पैर काफ़ी लंबा हो जाए और हाथ छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। लेकिन सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का जो
मतलब सबसे पहले जिन्होंने एक्सप्लेन किया था वो है लेमार्क। अगला क्वेश्चन है आपका, द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज इनोशिएटेड बाय। म्यूटेशन थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था या किसने लाया था? इसके ऑप्शंस हैं हक्सले, डार्विन, लेमार्क एंड ह्यूगो डिफ्रीज। डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया था। लेमार्क ने भी इवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो इन दोनों की थ्योरीज अलग अलग हैं। इन्होंने यूज एंड डिसयूज के बारे में बताया था और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि डार्विन ने किस थ्योरी को दिया है, तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन बताया है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कहा है। ह्यूगो डिवरीज ने सबसे पहले म्यूटेशन पे स्टडी की थी जेनेटिक्स में, और इसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को ही इवोल्यूशन में दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऑर्गन या मतलब किसी भी जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो उस म्यूटेशन की वजह से चेंज आते हैं और वो चेंज ही इवोल्यूशन का कारण बनता है। तो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो ह्यूगो डिवरीज के द्वारा दिया गया था और इन्होंने फ्रूट फ्लाई पे स्टडी की थी। फ्रूट फ्लाई पे स्टडी करके इन्होंने बताया था, ये एक इंसेक्ट है और इस पे स्टडी करके उन्होंने बताया था कि अगर हम जीन्स को किसी भी तरह से चेंज करें, मतलब सडन चेंज इन जीन म्यूटेशन कहलाता है, और अगर हम डीएनए के मतलब जो रेगुलर पैटर्न होता है उसमें चेंज लाते हैं तो उससे ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंज आता है। मतलब जीनोटाइप बदल दो तो फिनोटाइप में चेंज आ जाता है, और इसे ही उन्होंने म्यूटेशन कहा था। आगे चल के इस पर बहुत सारी स्टडीज हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं डिवरीज, बिडल एंड टैटम, जैकब एंड मोनार्ड एंड डार्विन। डिवरीज आप जानते हो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने दिया है। डार्विन आप जानते हो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में दिया है। बीडल एंड टैटम एंड जैकब एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड ने लैक ऑपरेन के बारे में बताया था। लैक ऑपरेन जेनेटिक्स में आप इसको पढ़ोगे, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे बहुत ज़्यादा। लैक ऑपरेन जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीडल एंड टैटम। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है वो बीडल एंड टैटम के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज। इसके ऑप्शंस हैं म्यूटेशन, अचीव्ड क्वालिटी, वेजाइनल बर्थ और नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन का कारण क्या है या मेन फैक्टर क्या है इवोल्यूशन कॉज करने के लिए? तो इसमें म्यूटेशन भी इन्वॉल्व है, म्यूटेशन से भी इवोल्यूशन होता है। अचीव्ड क्वालिटी, अचीव्ड क्वालिटी कहने का मतलब है कि मतलब किसी भी चीज़ को हम किसी अच्छी क्वालिटी को अगर हम अचीव करते हैं तो। नेक्स्ट वेजाइनल बर्थ, वेजाइनल बर्थ कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नेचुरल सिलेक्शन। तो मेन फैक्टर जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सारी चीज़ें तो इवोल्यूशन कॉज करती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन में हेल्प करता है, तो इसका करेक्ट आंसर नेचुरल सिलेक्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज। मॉडर्न ह्यूमन का लेटेस्ट एंसेस्टर कौन है? इसके ऑप्शंस हैं जावा मैन, क्रो मैग्नन मैन, नियांडरथल मैन एंड पिकिंग मैन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ह्यूमन इवोल्यूशन को काफ़ी अच्छे तरीके से और बारीकी से पढ़िएगा, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, क्रो मैग्नन मैन। जावा मैन होमो हैबिलिस को कहते हैं एंड नियांडरथल मैन आप जानते हो, इसका ऑलमोस्ट 400 सीसी के अप्रॉक्स 400 to 800 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी बोलते हैं सीसी को, मतलब ब्रेन कैपेसिटी जो है वो 400 to 800 है जावा मैन की। नियांडरथल मैन की 1400 सीसी होती है एंड पिकिंग मैन
इसका ऑलमोस्ट 800 सीसी होता है, लेकिन क्रो मैग्नन मैन का 1600 सीसी है और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसका ऑलमोस्ट 46,000 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 माना जाता है, 1 लाख to 50,000 के प्रॉक्स आपका नियांडरथल मैन था। और नियांडरथल मैन के बाद क्रो मैग्नन मैन आया जो 46,000 ईयर्स पहले था। तो क्रोमैग उसके बाद होमोसेपियंस, जो मॉडर्न ह्यूमन है उसे हम होमोसेपियंस कहते हैं। होमोसेपियंस से पहले क्रो मैग्नन मैन है, उसके पहले नियांडरथल मैन है, देन पिकिंग मैन है और जाओ मैन है। तो ये सब याद रखिएगा सीक्वेंस, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्कियोप्टेरिक्स इज, इसके ऑप्शंस है मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, reptiles of Jurassic period, reptiles of Triassic period and reptiles of both Jurassic and Triassic period। इसके ऑप्शंस देख के आपको लग रहे होंगे कि ये बर्ड हो सकता है या फिर रिप्टाइल हो सकता है। मोस्टली हमें लग रहा है कि रिप्टाइल होगा, बट ये रिप्टाइल नहीं है। आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स। इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कनेक्टिंग लिंक जो भी है इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का कनेक्टिंग लिंक हो गया, तो ये मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज इसको माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जुरासिक एज के बाद ही आपका मतलब रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ है, सॉरी बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है जुरासिक एज के बाद। तो सबसे पहले रेप्टाइल से बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए हम इसको मोस्ट एंशियंट बर्ड मान रहे हैं। और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मतलब रेप्टाइल और बर्ड के बीच ये अवेलेबल है, तो इसको एंशियंट बर्ड भी हम मान सकते हैं या फिर मॉडर्न रेप्टाइल। तो मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। अगला क्वेश्चन है आपका मैमथ इज एन एंसेस्टर ऑफ, मैमथ किसका एंसेस्टर है? इसके ऑप्शंस है डॉग, हॉर्स, कैमल एंड एलिफेंट। मैमथ जो है वो एलिफेंट का एंसेस्टर है। होली मैमथ काफ़ी लार्जेस्ट एनिमल है ये, ऑलमोस्ट इसका 200 टन बॉडी वेट होता है। तो ये मैमथ से जनरली लोगों को आता है कि मैमल होगा, बट ये मतलब मैमल तो है लेकिन एलिफेंट का ये एंसेस्टर है और इसको मैमथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल? इसके ऑप्शंस हैं वेल, अफ्रीकन एलिफेंट, हिप्पोपोटामस एंड पोलर बियर। पोलर बियर का भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, हिप्पोपोटामस भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है, लेकिन जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो वेल होता है वो सबसे लार्जेस्ट मैमल माना जाता है और इसका वेट जो है वो 150 to 180 टन इसका वेट होता है और साइज ऑलमोस्ट 100 फीट to 200 फीट के अप्रॉक्स होता है। तो वेल जो है वो सबसे लार्जेस्ट मैमल है, इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर वेल है। अगला क्वेश्चन है आपका मैमल कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इज। जनरली सोचते हैं कि मैमल्स जो हैं वो फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स भी फ्लाई करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं जगुआर, ऑस्ट्रिच, पेलिकन एंड बैट। ऑस्ट्रिच के बारे में याद रखिएगा, इसका जो एग होता है वो सिंगल सेल्ड होता है और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच माना जाता है। सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, सिंगल सेल। मैम नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, बैट। बैट एक मैमल होता है। जनरली बैट्स को हम बर्ड समझते हैं लेकिन बर्ड नहीं है, वो मैमल होता है और ये कैपेबल मतलब फ्लाइंग इसमें होती है, वो फ्लाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन। इसके ऑप्शंस हैं फिश, एम्फीबियंस,
रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। डॉल्फिन्स को एक्वेटिक मतलब नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी माना जाता है, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, क्योंकि ये हमारी गंगा में बहुत ज़्यादा अमाउंट में था पहले, अब नहीं है। तो ये इसके साथ याद रखिएगा कि डॉल्फिन्स को नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। और जनरली हम सोचते हैं कि ये फिश होगा, बट फिश नहीं है, ये एक मैमल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा कि किसको हम फिश कहेंगे, किसको एम्फीबियंस कहेंगे, किसको हम रेप्टाइल्स कहेंगे, और मैमल्स क्या होते हैं। डॉल्फिन्स और वेल्स जो हैं वो फिश तो हैं, एक्वेटिक मैमल इनको कहा जाता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज होमोलोगस टू। स्नेक का जो पॉइजनस ग्लैंड है वो किसके होमोलोगस है। होमोलोगस कहने का मतलब होता है जिसका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन अलग अलग हो। ओरिजिन सेम हो और फंक्शन अलग अलग हो। और ये होमोलोगस ऑर्गन्स जितने भी होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। डाइवर्जेंट कहने का मतलब होता है किसी एक जगह से आया और सारी जगह फैल गया, इसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। तो होमोलोगस का मतलब हुआ ओरिजिन सेम हो, फंक्शन अलग अलग हो। वही एनालोगस का मतलब होता है ओरिजिन अलग अलग हो लेकिन फंक्शन सेम हो। तो पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज होमोलोगस टू। इसके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिश, स्टिंग्स ऑफ रेज, सेबेसियस ग्लैंड्स ऑफ मैमल एंड सैलिवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्री या वर्टिब्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। सैलिवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट जो है वो होमोलोगस होता है स्नेक्स के पॉइजनस ग्लैंड के। और ये मोडिफिकेशन होता है एक्चुअली पॉइजनस ग्लैंड मैक्सिलरी टिथ के। मैक्सिलरी मतलब ऊपर का जो टिथ होता है उसका उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए होते हैं, और ये सैलिवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है मैक्सिलरी टिथ के ऊपर। और इसीलिए जब वो स्टिंग करता है तो उसके दांत के निशान आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसके ऑप्शंस हैं पैसन फ्लावर प्लांट, पिक्चर प्लांट, नाइट क्वीन एंड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब वैसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इनका रूट इतना डेवलप नहीं होता है और ना ही कोई रूट मॉडिफिकेशन होती है, तो इसलिए इनमें लीफ मॉडिफिकेशन होता है। ये भी याद रखिएगा, लीफ मॉडिफिकेशन। इनके जो लीव्स होते हैं उनमें ऐसा मॉडिफिकेशन रहता है कि जब भी इन पे कोई इंसेक्ट्स बैठे तो वो उसको बंद कर लेते हैं और उनसे सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने के बाद इन्हें फ्री कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओपियम। इसके ऑप्शंस हैं एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, पैपेबर सोमनिफेरम, राओल्फिया सर्पेंटिना एंड सिनकोना स्पीसीज। राओल्फिया सर्पेंटिना जो है वो एक मतलब किस तरह से, ये जनरली हिमालयाज़ पे अवेलेबल होते हैं और जो मेडिसिन्स तैयार की जाती है इससे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जेनेटिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट माना जाता है इसको, राओल्फिया सर्पेंटिना को। लेकिन जो ओपियम है वो पैपेबर सोमनिफेरम से मिलता है। ओपियम का जो बॉटनिकल नेम है वो पैपेबर सोमनिफेरम है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, लीची इज ए टाइप ऑफ फ्रूट। लीची किस टाइप का फ्रूट है। इसके ऑप्शंस हैं ड्रूप, हेस्पेरिडियम, नट एंड वन सीडेड बेरी। ड्रूप में आप जानते हो मैंगो एंड कोकोनट, ये याद रखिएगा, मैंगो एंड कोकोनट जो है वो ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है।
एंड लीची, काजू, नट, ये जो भी होते हैं ये सारे के सारे आपके नट में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नट। ये भी याद रखिएगा, लीची का जो एडिबल पार्ट होता है वो एराइल होता है, एडिबल पार्ट एराइल होता है। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा हुआ है कि लीची में कौन सा पार्ट एडिबल होता है, तो इसका एराइल एडिबल पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ए प्लांट बर्ड इज, प्लांट का जो बर्ड होता है वो क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं एन एम्ब्रियोनिक सूट, एन एम्ब्रियोनिक लीफ, एन एंडोस्पर्म, अ सीड। बर्ड सीड नहीं होता है, ना ही एंडोस्पर्म होता है, ना ही लीफ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्ब्रियोनिक सूट। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लड इज, ब्लड क्या है? इसके ऑप्शंस हैं कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, बोथ, नन। तो ब्लड जो है उसे हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप कितने तरह का होता है। आप जानते हो कि ए बी एन ओ होता है। इसमें ए बी जो होता है वो काफ़ी सेल्फिश टाइप का होता है। सेल्फिश कहने का मतलब है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको कहा जाता है, और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ए में एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है, बी में एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है, और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, और ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी अवेलेबल होती है, इसीलिए ओ को हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो ये सब इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन है आपका, आरएच फैक्टर डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम ए टाइप ऑफ, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर जो है वो ब्लड में, मतलब ब्लड में अवेलेबल होता है, और ये किसके नाम से लिया गया है आरएच फैक्टर? इसके ऑप्शंस है एप, ह्यूमन, मंकी एंड रैट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये रेसस मंकी के नाम से आरएच फैक्टर लिया गया है, रेसस के नाम से यहाँ से आरएच इसको ले लिया गया है, इसको याद रखिएगा। और आरएच फैक्टर से ही हम डिसाइड करते हैं कि ब्लड आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिसमें भी आरएच फैक्टर प्रेजेंट होंगे उन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें आरएच फैक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं। तो जो आप बोलते हो प्लस ए प्लस बी या ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात होती है वो आरएच फैक्टर से डिसाइड होती है। जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होंगे वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें आरएच फैक्टर अवेलेबल नहीं होंगे वो नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुपिंग किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं लुइस पास्चर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच एंड लैंड स्टीनर। जैसे ही ब्लड की बात आती है सबसे पहला दिमाग में आता है नाम विलियम हार्वे का। ब्लड की डिस्कवरी इन्होंने की है, ब्लड की डिस्कवरी विलियम हार्वे ने की है, ये ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी जो है वो लैंड स्टीनर ने की है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और ब्लड ग्रुपिंग में आरएच फैक्टर भी आता है, अभी आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। तो ये टोटल आपके 20 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ बायो के क्वेश्चंस हैं इसमें, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बायो के क्वेश्चंस ज़्यादा डालिए, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसमें कलेक्ट कर दिए हैं। इन सबको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप रिवाइज़ कर सको इसको अच्छी तरीके से। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको प्लीज़ लाइक शेयर करें, और किसी भी तरह की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।